Hello guys, welcome to your NITN Bro. This is Brahmajit and today we'll be talking about what to revise in the last few days and today's subject is physics. तो यार आप सभी को पता होगा कि जेई फिजिक्स का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, इट्स टू लार्ज. सो लेट्स हैव अ लुक एट जेई फिजिक्स सिलेबस. दिस इज़ आवर फिजिक्स सिलेबस ऑफ जेई मेंस. यहाँ आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सॉलिड्स, मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, एसएचएम और भी इतने सारे चैप्टर्स हैं. सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी टू रिवाइज इन आवर लास्ट टाइम. क्योंकि यार लास्ट टाइम में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो कि शॉर्ट हो और जल्दी कंप्लीट हो जाए. दैट्स वाई बाई सेइंग द questions from past few years I have prepared some of the topics which you should revise in the last few days. ये टॉपिक्स यार शॉर्ट हैं, टाइम कम कंज्यूम करेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा. और यार ये सब टॉपिक्स से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को लीव कर देते हैं. दैट्स वाई. So here are some topics and their chapters from which it has been taken. Our first topic is screw gauge and vernier caliper formula for reading measurements. तो यार स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर के अंदर. तो यार इसमें बस दो फॉर्मूले दिए हुए हैं. स्क्रू गॉज में कैसे रीडिंग नापा जाता है और वर्नियर कैलिपर में ये तुम्हें कहीं किसी भी बुक में मिल जाएंगे. तो यार सिंपल इसका दो फार्मूला होता है, ये तुम देख लेना CRT या कोई भी बुक में. मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन फार्मूले, रेंज, टाइम पीरियड एंड मैक्स हाइट. देखो यार ये निकालना तो बड़ा आसान है, लेकिन तुम एग्ज़ाम के बीच में ये चीज़ कैलकुलेट करोगे तो यार ये ठीक बात नहीं है, तुम टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर लोगे. ये टॉपिक टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर लेगा अगर तुम फार्मूला निकालने बैठ जाओगे तो, क्योंकि यार ये निकालने में कुछ टाइम लग जाता है और बहुत कम टाइम दिया रहता है जेईई मेंस में. आपको 3 घंटे में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो यार ये सब फार्मूले को आप अगर याद ही कर लेते हैं तो बेटर होगा. इट कम्स अंडर चैप्टर ऑफ मोशन. आवर थर्ड टॉपिक इज फोर्स इन अ पोटेंशियल एनर्जी फील्ड. तो यार आप लोगों को पता होगा पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में अगर किसी बॉडी को रख देते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ du/dx. मोस्टली ये क्वेश्चन यार आता है हमारा सर्कुलर मोशन के टर्म्स में. आपको दे देगा एक फील्ड दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड जिसके अंडर मूव कर रहा है कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में. तो आपको कुछ निकालने दे देगा कि रेडियस क्या होगा उसका, अगर पोटेंशियल एनर्जी फील्ड ये है तो ऐसा कुछ ट्रैजेक्टरी वगैरह दे सकता है आपको निकालने. तो यार ये पता हो सकता है आपको नेगेटिव ऑफ du/dx फोर्स होता है, उससे आप वो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल भी हो सकता है और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्स के इक्वल हो सकता है. तो वो इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन पे, जो भी सॉल्यूशन निकालने या जो भी क्वेश्चन का आंसर निकालने आपको बोला जाएगा. दिस कम्स अंडर वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर. आवर फोर्थ टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. तो यार देख लो, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग सबको पता होता है. टॉर्क होता है R×F एंड एंगुलर मोमेंटम इज V×R. The directions, I'm saying about the directions. मोस्टली यार लोग याद कर लेते हैं F×R. हमें कैलकुलेशन में तो यार दिक्कत नहीं होती है निकालने में, लेकिन जब अगर डायरेक्शंस की बात आ जाती है तो यार कभी कभी हम नेगेटिव डायरेक्शन निकाल लेते हैं ये एज्यूम करके कि F×R होता है टॉर्क. लेकिन नहीं यार, ये बहुत छोटा सा फैक्ट है जो बहुत लोग गलती करते हैं, जो कि माइनर मिस्टेक के अंडर सोच लेते हैं कि आता है. बट ये जानबूझ के जेईई इस टॉपिक को पकड़ता है ताकि आप ये गलती करें. सो यार इस चीज़ को भी आप देख लीजिए एक बार कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. R×V होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम में और R×F होता है आपका टॉर्क में. तो यार ये हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा यार, ये इस चीज़ को याद रखना. और सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉमन बॉडीज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार निकाला जा सकता है. अगर आपको कोई दे दिया जाए, मान लीजिए आपको क्यूब दे दिया जाए और क्यूब के सेंटर से, किसी एक फेस के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द फेस कोई एक एक्सिस पास हो रही है
तो यार निकालने का तो तुम निकाल सकते हो उसको। आप एक डीएम एलिमेंट एज्यूम कर लीजिएगा आपके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे, और फिर आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिएगा। बट वो टाइम कंज्यूमर, बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं जिसमें आपको बहुत एक्यूरेट रहना होगा। तो यार एग्ज़ाम के बीच में ऐसा करना अनफेयर है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं और आपका आंसर गलत आ सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉमन बॉडीज़, जो कि रोटेशनल मैकेनिक्स के अंडर आता है। आई हैव अज्यूम्ड कि आपने सारा सिलेबस कर रखा है। I am only giving you the topics which remains hidden from most of the students, या किसी ना किसी तरह आप नज़रअंदाज अगर कर दिए होंगे उन टॉपिक्स को, तो मैंने वैसे टॉपिक्स को चुना है। तो यार समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 5th वन, एस्केप वेलोसिटी वैल्यू। एंड सबसे पहले यार एस्केप वेलोसिटी वैल्यू में ही आ जाते हैं। देखो यार, एस्केप वेलोसिटी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर, ये किलोमीटर पर सेकेंड में होती है यार। तो अगर यार तुम इसको निकालने चले जाओगे, √2gm/r इसका फॉर्मूला होता है, तुम ये कैलकुलेट करने चले जाओगे तो यार काफ़ी लेंदी हो सकता है, और हो सकता है रूट वगैरह निकालने में आपका काफ़ी टाइम चल जाए। तो यार इस चीज़ को याद ही रखना बेटर है। And the second one is a fact that any body, if given escape velocity launched at any angle from the surface of Earth, can escape from gravitational field of Earth। ये तो हम लोग जानते हैं कि escape velocity वैल्यू डालेंगे अगर किसी बॉडी में, और हम लोग मोस्टली अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ करते हैं। बट आप अगर किसी भी एंगल में किसी बॉडी को लॉन्च करिएगा, किसी भी एंगल पे बॉडी अर्थ के सरफेस से, तो मैटर नहीं करता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके निकल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका यार ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजनिंग, या फिर यार नॉर्मल एमसीक्यू में भी आ सकता है। द थर्ड वन इज वैल्यू ऑफ जी एट एनी एंगल फ्रॉम इक्वेटर। आप लोगों को पता होगा कि अर्थ के मूवमेंट से एक एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी में लगती है, जिसके कारण इक्वेटर से आप कुछ थीटा एंगल अगर मूव करते हो तो आपका जी का वैल्यू जो होता है चेंज हो जाता है। वो कितना चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज 6th टॉपिक, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। यार ये दोनों ही बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। दोनों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। तो यार फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता ही होगा आप लोग, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यार, बहुत लोग छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, और ये क्वेश्चन आ जाता है जेईई में। तो यार देख लेना इसको भी। और एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, ये तो यार जान लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वाला क्वेश्चन जो कि जिसमें कि 2 बबल्स होते हैं, 2 बबल्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, और बीच का जो एरिया होता है उसके जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो निकालने अगर आपको दे सकता है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल से। इसमें मेनली आपको क्या करना होता है कि वही दोनों के एक्सेस प्रेशर को माइनस करके जो नेट होगा वही डिसाइड करेगा इसके बीच वाले का सर्कल का रेडियस। ओके, होप यू अंडरस्टूड दैट। तो ये आता है आपका यार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स चैप्टर के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार विच इज़ 7th टॉपिक, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यार एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट से फॉर्मूला पे आ जाएगा। आपको ऐसा कोई ज़्यादा दिया नहीं रहेगा, कुछ आपको डेटा दिया रहेगा जिसको आप बस आप फॉर्मूले में फिट करके आपको प्रोसेस करके आंसर देना है जस्ट। और ये टॉपिक यार काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में चले आता है, ये इम्पॉर्टेंट है यार, इसे भी रिमेंबर कर लेना। ये आपको एनसीईआरटी या किसी भी किताब में आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। इट कम्स अंडर चैप्टर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मोर पार्टिकुलरली आपको ये एफिशिएंसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। एफिशिएंसी विच इज़ 1 - T2/T1, जो कि सिंक और सोर्स का जो रेशियो होता है वो जो रेशियो होता है 1 - दैट रेशियो। तो उस टॉपिक के अंदर आपको ये एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब टर्म्स उसमें रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट।
आवर 8th टॉपिक इज सेकेंड्स पेंडुलम। ये क्वेश्चन यार काफ़ी बार आ जाता है SHM टॉपिक के अंदर। हम सोचते हैं कि एम्पलीट्यूड, ओमेगा, यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बस यार हम सोचते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन कभी कभी यार बहुत सिंपल चीज़ आ जाता है, सेकेंड्स पेंडुलम, और हम सोचते हैं यार इस सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड होगा। बस इसका बस नाम है सेकेंड्स पेंडुलम है। इट मीन्स कि आपका एक मीन से एक्सट्रीम जाने में और एक्सट्रीम से मीन आने में ये एक बार में आपका सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, और टोटल सेकेंड टाइम में जब यह मीन से एक्सट्रीम जाएगा और एक्सट्रीम से मीन आएगा तब फिर से 1 सेकेंड से लग जाएंगे, तो टोटल हो गया आपका 2 सेकेंड्स। तो यार इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड्स होता है। सॉरी फॉर द राइटिंग। तो यार समझ जाओ कि इसका 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड होता है। ओके, ये सेकेंड्स पेंडुलम का ये क्वेश्चन यार आ जाता है काफ़ी बार, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हम लोग SHM में बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोच के चले जाते हैं, बट इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। कभी कभार आ जाता है इतना ईजी। तो यार देख लो, इस चीज़ को भी रिमेंबर कर लेना। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं यार, ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या वेलोसिटी होती है करंट में ये डिसाइड करता है। ये वेलोसिटी होती है कितनी वेलोसिटी से करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इट्स फार्मूला इज़, अगर आपको पता होगा, NeAVD के इक्वल होती है वो। NeAVD मतलब N, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ इसे, NeAVD, यहाँ dr स्मॉल है, तो ये होता है यार तुम्हारा formula of drift velocity, where N stands for number of electrons per unit volume, E stands for charge of one electron, A stands for the cross-sectional area of the wire, and VD stands for drift velocity, and this whole term NeAVD product equals to current। तो यार ये तुम्हारा करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा VD निकल सकता है, क्या हो सकता है तुम्हें वेलोसिटी दे दे और बाकी टर्म्स पूछने दे दे। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को भी कर लेना। ये यार बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न फिजिक्स का एक पैरामीटर होता है HC का वैल्यू। तो यार ये मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप में से कई लोग अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिए होंगे कि HC का वैल्यू हम एग्ज़ाम में जाके पता लगा लेंगे। तो यार ये गलत बात है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है। H का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 एंड C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। तो ये काफ़ी, जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो यार टाइम जा सकता है आपको। ओके, समझ रहे हो ना। तो यार इसका जो वैल्यू होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और सेकेंडली अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा इस पैरामीटर, और जो वैल्यू आता है उसे हमें यूज़ करना होता है नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के कैलकुलेशंस के बीच में, जिसके कारण हमें कैंसिलेशन करते टाइम हमें यार बहुत बड़े बड़े फिगर्स देखने पड़ सकते हैं, जिसके कारण कैलकुलेशन में एरर आ सकता है। दैट्स वाई इस चीज़ को नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में याद करना काफ़ी सही रहेगा। तो यार ये रहा तुम्हारा कुछ टॉपिक्स जो कि आपको रिवाइज कर लेने चाहिए लास्ट टाइम में। और इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू हिट द लाइक बटन, एंड आपको और भी कुछ सजेशंस मुझे देने हैं कि मुझे किस टाइप के वीडियोस और बनाने चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक सिंपल थंब भी दे दोगे यार तो चलेगा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।